गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों तक? हाँ जी। तो सर हम लोग अगस्त के करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे थे। आज आपका सेकंड लास्ट क्लास होगा, है ना? फिर कल की क्लास में हम लोग आपका करंट अफेयर्स ये अगस्त वाला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शांतो जी, गुड इवनिंग पिंकी जी। हाँ तो सर आगे बढ़े आज के क्वेश्चंस के लिए। पिछले कुछ क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी, वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था। वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो वो किस कंट्री में हुआ था? चाइना था, जॉर्डन था, रशिया था या साउथ कोरिया था? नावम जी, गुड नाइट तब बोलते हैं जब अलविदा कहते हैं, ठीक है? कल ही रात में हम मिलते हैं, जब मिल रहे होते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। हम लोगों ने इसका आंसर क्या देखा था? जॉर्डन देखा था। क्वेश्चन 26 बताइए। ये एलडीसी में भी आया था। लूना 25 सर किसका मिशन था? ये सब हम लोग सर कर चुके हैं, ये पिछली क्लास के क्वेश्चन है। लूना 25 किसका मिशन था? ये सर आपका कहाँ का था? बिल्कुल। ये आपका रशिया का मिशन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या था हम लोगों ने? Who amongst the following has won the gold medal in the under 17 category of Asian Junior Squash Individual Championship 2023? Who amongst the following has won the gold medal in under 17 category of Asian Junior Squash Individual Championship 2023? ये अभी हाल फिलहाल में हुआ था, किसने जीता है? अनाहत सिंह ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 तक हम लोग पहुंच गए थे। आज उसके आगे सर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 बताइए। Recently, which of the following has become the first airport in Northeast to get the Digi Yatra facility? देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है, डिजी यात्रा। तो वन बाय वन ये एक एक एयरपोर्ट पे इनेबल की जा रही है। अभी सारे एयरपोर्ट्स पर इनेबल्ड नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट के किसी एक एयरपोर्ट पर ये इनेबल की गई है। तो पहला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का कौन सा है जहां पर ये डिजी यात्रा फैसिलिटी इनेबल की गई है? बताइए सर, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? हाँ, ये आपका सर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये कहाँ का एयरपोर्ट है सर? पहचान तो गए होंगे ना कहाँ का एयरपोर्ट है? तो ये सर आपका डिजी यात्रा है क्या? देखो एक ऐप बनाई है सरकार ने, डिजी यात्रा। उस पे क्या है, आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा और आपको अपना एक फेशियल आइडेंटिटी वहां पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट पे जब एंटर करते हैं तो एक आपका सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, वो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। आईडी कार्ड चेक करने के बाद वो आपका जो बोर्डिंग पास है उसे चेक करते हैं। फिर वहां से आईडी कार्ड से आपका फेस मैच करते हैं।
तो जब उन्हें दिखता है कि हाँ ठीक है फेस मैच हो गया, उसके बाद वो आपको एयरपोर्ट के टर्मिनल में एंट्री देते हैं। डिजी यात्रा इसी चीज को पेपरलेस कर देगा। आपको बोर्डिंग पास लेकर चलने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कराने की जरूरत नहीं है, मतलब सिक्योरिटी पर्सनल की जरूरत नहीं है। वहां पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ, ठीक है। वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को जैसे ही आप अपना चेहरा दिखाएंगे तो वो डिजी यात्रा ऐप से लिंक होगा, तो वो डायरेक्ट आपका फेस रिकॉग्नाइज करके बता देगा हाँ भाई इस बंदे की फ्लाइट है और ये इस टाइम बोर्डिंग है, वो सारी डिटेल आपकी मिल जाएंगी। तो डायरेक्ट आप डिजी यात्रा फैसिलिटी का यूज करके बिना सिक्योरिटी पर्सन को चेक कराए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से हैजल फ्री सर्विस होगी। तो जो टाइम लगता है सिक्योरिटी पर्सन को चेक करने में, उस टाइम में भी रिड्यूस हो जाएगा। और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ये आपका रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा, जो एक मॉडर्नाइज वे में हमारे एयरपोर्ट्स को और आगे बढ़ाएगा, ठीक है सर। बस इतना ही, ये बेसिक था डिजी यात्रा ऐप। बस इतना ध्यान रखो, डिजी यात्रा ऐप के आने से जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसमें आसानी होगी। तो अभी कई एयरपोर्ट्स पे नहीं लगा है, वन बाय वन ये लगाया जा रहा है। तो अभी ये आपका बोर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगाया गया है। हाँ जी, किसी ने बताया नहीं बोर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। रिसेंटली मीना माता कन्वेंशन, ठीक है, इसको कई बार कंफ्यूज होके मिनी माता पढ़ लिया जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मीना माता कन्वेंशन अभी उसकी 6th एनिवर्सरी थी, ये किससे रिलेटेड है? बिल्कुल गुवाहाटी में है सर ये। क्वेश्चन नंबर 95 पे आइए। अभी मीना माता कन्वेंशन हुआ था, ये किससे रिलेटेड है? मरकरी, यूरेनियम, लेड या टिन? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल, ये मीना माता कन्वेंशन सर किससे रिलेटेड है? ये आपका सर रिलेटेड है मरकरी से, ठीक है। मीना माता कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड। देखो मीना माता कन्वेंशन क्या है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक नेगोशिएशन कमेटी बनी थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि मरकरी से होने वाले नुकसान से बचना हमें, ठीक है। मीना माता कन्वेंशन ये आपका 2013 की जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी थी, उसके 5th सेशन में ये इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि आपका जो मरकरी है वो एक ह्यूमन हैजार्ड, ठीक है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसके नुकसान से हमें बचना है, मरकरी के यूज को कम करना है, ठीक है। तो उसके लिए ग्लोबल ट्रीटी साइन की गई थी, तो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को मरकरी के निगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए, मरकरी और मरकरी से बनने वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो उसके लिए मीना माता कन्वेंशन साइन हुआ था। अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि मीना माता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रहना चाहिए मीना माता कन्वेंशन से किससे रिलेटेड है, मर्क्यूरी से रिलेटेड है। बाकी मीना माता कन्वेंशन से रिलेटेड एक वीडियो भी आपका अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे। आप मीना माता कन्वेंशन नॉर्थ ईस्ट पीएससी करके सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो और डिटेल में अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वो आप इसका नॉर्थ ईस्ट पीएससी ऐप पे चले आएंगे, वहां पर आपको और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है सर। चलिए था क्वेश्चन नंबर 95। आते सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पे। Recently, NTCA has approved Dholpur Karoli as the 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सर 54 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं,
तो अभी जो लेटेस्ट वाला बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, धौलपुर करौली में। तो सवाल ये है कि सर धौलपुर करौली किस स्टेट में लाई करता है, यानी जो लेटेस्ट 54 टाइगर रिजर्व है ये किस स्टेट में आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। बिल्कुल सर, राजस्थान करौली को अप्रूव किया गया है, कहाँ पर, ये राजस्थान में एक नई टाइगर रिजर्व बनने जा रही है, ठीक है। तो इसको अप्रूवल कहाँ से मिलता है सर, एनटीसीए से मिलता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मिलता है, ठीक है। देखो एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में, सबसे पहले कानून बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, जो भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ये देखा गया कि इंडिया में टाइगर जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का काम ही यही था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए और टाइगर को कंजर्व करने के लिए वो काम करे। फिर आगे चल के इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को गवर्नमेंट ने क्या करा, अमेंड कर दिया था 2006 में, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना दी गई थी। और इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि टाइगर कंजर्वेशन पे काम करना, टाइगर्स की संख्या को बढ़ाना, ठीक है। 2005 में वैसे इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन 2006 में इसको क्या कहते हैं, एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसको अमेंड करके इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, जो किसी पार्लियामेंट के कानून से बनी, जैसे पार्लियामेंट का कानून है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसी को अमेंड करके फिर इसे क्रिएट किया गया था, ठीक है सर। हाँ जी, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 96। एंड जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व आ रहा है वो कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। और टाइगर की पॉपुलेशन या टाइगर के क्या कहते हैं, टाइगर कंजर्वेशन के लिए कौन काम करता है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 97। हाँ, अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, बताइए सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक। हाँ सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक, गिव मी थम्स अप अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो। अभी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ओपन इंडियाज फर्स्ट एआई स्कूल। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो कोई स्कूल क्यों नहीं हो सकता। तो एक एआई स्कूल क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है, जो डिपेंडिंग ऑन द बच्चों की डिमांड उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को बनाएगा और पढ़ाएगा,
ठीक है। तो ये इंडिया का पहला एआई स्कूल होने जा रहा है। ये किस स्टेट में बन रहा है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरला? इसमें तो आप बेझिझक केरला ही तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि इस तरह की चीजें जनरली हमें केरला में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर इज केरला। इंडिया का पहला एआई से चलने वाला स्कूल कहाँ पर आने वाला है? केरला में आने वाला है। इसके लिए केरला सरकार कोलैब करेगी आई लर्निंग इंजन यूएसए से और वैदिक ई स्कूल के साथ। ठीक है। जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो स्कूल करिकुलम है अलाइन करेगा। और एआई से फायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा, और साथ ही साथ आपका ये एआई की मदद से आपका जो स्टूडेंट्स को क्या किस तरह से असाइनमेंट वगैरह देने हैं उसको ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये आपका किस तरह से करिकुलम डिजाइन करना है, पर्सनलाइज असेसमेंट कैसे करना है, कि मतलब एक एक इंडिविजुअल को पर्सनली उसका फीडबैक देना है। जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, भैया 90% जिसके आए हैं उसको ग्रेड ए, जिसके 80% आए हैं उसको ग्रेड बी, इस तरह से हम लोग ग्रेडिंग कर देते हैं। लेकिन ये एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स को एनालाइज करेगा और उसकी मदद से उसको उसका इंडिविजुअल फीडबैक देगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका एआई पर्सनलाइज लेवल पे जाके स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो अभी ये केरला में आने वाला है, जब आएगा तब और हमें डिटेल पता चलेंगी क्या क्या चीजें इसमें होने वाली है। तब तक के लिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। रिसेंटली इन द 15th ब्रिक्स समिट हाउ मेनी न्यू कंट्रीज वर इनवाइटेड टू जॉइन द अलायंस? अभी आपका ब्रिक्स समिट 2023 हुआ था अगस्त में। तो हाउ मेनी न्यू कंट्रीज वर इनवाइटेड टू जॉइन द अलायंस? 5 6 4 3। हाँ जी। तो अभी जो 15 ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका एलडीसी में आया था कि ब्रिक्स समिट 2023 कहाँ पर हुआ था, तो ये सर साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और कंप्लीट ब्रिक्स समिट से अभी इस साल के ब्रिक्स समिट में क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। नेट स्लो है सर, तो आप ना ये जब वीडियो आपका ऐप वो यूट्यूब चैनल, सॉरी नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाए तब आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर नेट की दिक्कत चल रही है तो। हाँ, तो इस बार का समिट जो है वो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ था। ब्रिक्स में कितने देश हैं सर? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश शामिल है। अभी इन्होंने इनवाइट किया 6 नई कंट्रीज को कि आओ और हमारा क्या कहते हैं ब्रिक्स समिट को ज्वाइन करो, ब्रिक्स को ज्वाइन करो। इन्होंने कौन कौन कंट्रीज आई हैं सर ज्वाइन करने? इजिप्ट है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इथोपिया है और अर्जेंटीना है। ठीक है। ये 6 कंट्रीज इनवाइट की गई हैं और इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन भी किया है। तो अब जो ब्रिक्स है आपका आने वाले दिनों में इसका हो सकता है फुल फॉर्म भी बदल दें, और क्योंकि ये बाकी जो 6 कंट्रीज है इनका भी रिप्रेजेंटेशन अब इस ब्रिक्स में आने वाला है। ठीक है सर। बाकी ये ब्रिक्स में अगर पूछे, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अभी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें ये 6 और ऐड हो रही हैं, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है सर।
तो ये 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था टू ज्वाइन द ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। Recently, which of the following ministries has notified the hydrogen standards for India? Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Agriculture, Ministry of Coal। क्वेश्चन नंबर 99। अभी इंडिया के लिए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कोल। अब देखो हाइड्रोजन बात हो रही है, हाइड्रोजन को कैसे यूज करना है सर हमें? क्या खेती में यूज करना है? तो अगर खेती में तो यूज करना नहीं है तो एग्रीकल्चर कैसे ऑप्शन हो सकता है सर? एग्रीकल्चर तो नहीं हो सकता। सर हाइड्रोजन का कोयले से क्या लेना देना? कोयले को तो रिप्लेस करेगा ये, तो कोल मिनिस्ट्री का इसमें कोई काम नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होना है, एज ए फ्यूल। लेकिन ये एक कैसी एनर्जी है सर? न्यू एनर्जी है, एक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो क्या लगता है सर? वैसे तो फ्यूल एज ए फ्यूल यूज होगा तो रोड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है? तो ज्यादा बेटर ऑप्शन तो सर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लग रहा है। तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, देखो भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, भारत सरकार का एक मिशन चल रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा है? ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड को डिफाइन कर दिया है। तो सबसे पहले सर सवाल होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? अगर सर हाइड्रोजन ग्रीन होता है तो क्या कोई रेड हाइड्रोजन भी होता है? क्या कोई ब्लू हाइड्रोजन भी होता है? कि ग्रीन लगाने का क्या मतलब है? तो एक बार समझ लेते हैं हाइड्रोजन के टाइप। एक होता है सर ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनता है? एक इंडस्ट्री है, उसमें आपने नेचुरल गैस लिया, उसमें कोयला बर्न किया, बहुत सारा CO2 का एमिशन किया, तब आपने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। लेकिन सर इस हाइड्रोजन का आप क्या करोगे? आप हाइड्रोजन इसलिए यूज कर रहे हो ना पॉल्यूशन कम हो सके, लेकिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में ही सर आपने इतना पॉल्यूशन कर दिया। तो इस हाइड्रोजन को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ ग्रे हाइड्रोजन। फिर एक होता है सर ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन थोड़ा सा ठीक है, इसमें क्या करा आपने? नेचुरल गैस को कन्वर्ट करा हाइड्रोजन में, लेकिन उसमें जो एमिशन हुआ उसको आपने अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया। आपने उसको ग्रे हाइड्रोजन की तरह खुलेआम हवा में नहीं छोड़ा। तो इट इज कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन देन ग्रे हाइड्रोजन। जो ब्लू हाइड्रोजन इज अ कंपैरेटिव बेटर अप्रोच देन ग्रे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो CO2 है वो आपका अंडरग्राउंड में स्टोर होगा। फिर इससे भी एक बेटर अप्रोच ढूंढी गई ग्रीन हाइड्रोजन की। इसमें क्या करा गया सर? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा गया। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है कोयले से बन रही हो, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कोयले से तो नहीं बन रही है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कहेंगे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जैसे सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो क्या कहलाएगी? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कराते हो, और इसमें क्या है? जो H2O है, वाटर को यूज करते हो, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, उसको जब आप ब्रेक करोगे तो H2 + O2 में ब्रेक होता है। तो O2 आपका इसमें रिलीज हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है उसको आप ट्रैप करके स्टोर कर लेते हो, और यही क्या है सर? हमारा हाइड्रोजन फ्यूल। और इस तरह की ग्रीन प्रोसेस से बनने वाली आपका जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में CO2 रिलीज नहीं होता है, O2 रिलीज होता है। ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में CO2 रिलीज होता है। ब्लू हाइड्रोजन में बस ये CO2 को अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसकी फॉर्मेशन में सर CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, इसमें क्या रिलीज हो रहा है? O2 रिलीज हो रहा है। ठीक है सर, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल का कंसेप्ट है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए आने वाले दिनों में हम हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस लेके आएंगे। आने वाले दिनों में आपको हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन मिलने वाली है। जैसे पहली ट्रेन आई थी जर्मनी में, अभी इसी साल दूसरी ट्रेन आई है आपका चाइना में। हमारे जो रेल मिनिस्टर है उन्होंने कहा अगली साल तक हमारे देश में भी एक ट्रेन रन होगी जो किससे चलेगी? हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार चला रही है ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें।
और इसकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल कर सके, दुनिया से तेज रफ्तार से दौड़ सके ग्रीन हाइड्रोजन के टेक्नोलॉजी में। तो इसको कह रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसी मिशन के लिए सरकार ने कुछ ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फिक्स करे। फिक्स करने का मतलब क्या है सर? सरकार ने कह दिया है कि देखो, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का जो वेल टू गेट एमिशन है, ठीक है, वेल टू गेट एमिशन क्या होता है? जैसे आप हाइड्रोजन को बनाने में इन टोटल जो CO2 का एमिशन होगा वो पर केजी H2O पर केजी हाइड्रोजन 2 किलो CO2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो CO2 रिलीज नहीं हो रही। बिल्कुल, ग्रीन हाइड्रोजन में CO2 रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन इसकी जो और बाकी जो प्रोसेस है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट होगा, कंप्रेशन होगा हाइड्रोजन का, गैस का प्योरिफिकेशन होगा, और भी बहुत सारी प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं CO2 आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो वही उसका कहने का मतलब है कि इन टोटल ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में, पर केजी हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में 2 किलो CO2 से ज्यादा का एमिशन देखने को नहीं मिलना चाहिए, वरना ग्रीन हाइड्रोजन का फिर मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है सर? CO2 को कम से कम कर देना, ठीक है। तो एक लिमिट क्रिएट कर दी गई कि पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन इतना CO2 निकलना चाहिए, इतना CO2 का एमिशन होना चाहिए, इससे ज्यादा का एमिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ने ये भी बता दिया कि इसकी मेजरमेंट कैसे करोगे, उसके लिए पूरा एक मेथोडोलॉजी बता दी गई। उसके अलावा ये सारा जो काम है कि ये चेक करना कि हाँ भाई, ये हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इस सब को कौन चेक करेगा? ये सब चेक करने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये चेक करेगा कि हाँ जी, जो सरकार ने टारगेट रखा है कि पर किलो हाइड्रोजन 2 kg CO2 से ज्यादा रिलीज नहीं होना चाहिए, इसको कौन चेक करेगा सर? इसको चेक करेगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये सारी बातें अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड आए हैं उसके बारे में ये सारी बातें बोली गई है, ठीक है सर। अब देखो, अगर सॉल्ट वाटर यूज करेंगे तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें वाटर दोबारा से रीयूज होता रहेगा ना। हाँ, वाटर का तो देखो खर्चा आएगा, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ इलाज सरकार कर लेगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड बातें, जो अभी इसके रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं सरकार ने, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ये चीज क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। फाइनली सर हम लोग अगस्त के 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए। टारगेट रहता है कि 100 के अराउंड आपको क्वेश्चंस कराऊं, इस बार 114 करीब क्वेश्चन है अगस्त में, तो मुबारक हो, हम लोग 100 क्वेश्चन पे अब आ चुके हैं। तो ये है सर आपका अगस्त का क्वेश्चन नंबर 100। खेलो इंडिया विमेन्स लीग हैज बीन रीनेम्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम? खेलो इंडिया विमेन्स लीग का नाम बदला गया है, तो नाम बदल के क्या हो गया? सीधा सवाल ये है, तो फैक्चुअल सवाल है, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, खेलो इंडिया विमेन्स लीग का नाम बदल के अस्मिता विमेन्स लीग कर दिया गया है। अस्मिता हिंदी वर्ड है, अस्मिता का मतलब होता है प्राइड, ऑनर, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या करा? खेलो इंडिया विमेन्स लीग का नाम बदल के कर दिया अस्मिता विमेन्स लीग। अस्मिता बोले तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग विमेन थ्रू एक्शन, ठीक है। ये अस्मिता की सरकार ने फुल फॉर्म दी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। Moving to the next question, question number 101, 101. Which of the following day will be observed as National Space Day? अब ऑब्वियसली बात है, ये आप समझ गए होंगे, ये वो दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 आपका लैंड किया था चांद पे। अभी आपका यूडीसी में, एलडीसी में पूछा था कि चंद्रयान 3 किस दिन लॉन्च हुआ था,
ठीक है, ये क्वेश्चन है चंद्रयान 3 किस दिन लैंड हुआ था। तो चंद्रयान 3 किस दिन लैंड हुआ था, उसी दिन को सरकार ने कहा हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल सर, इसका करेक्ट आंसर इज 23rd अगस्त। Which of the following day will be observed as National Space Day in India? 23rd August will be observed as the National Space Day in India. ठीक है, जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति कहा जाएगा। साथ ही साथ चंद्रयान 2 जहां पे लैंड किया था उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा सर? तिरंगा नाम दिया गया है उस पॉइंट को। ठीक है, तो सरकार ने जाते जाते उसके नाम भी करवा दिए और 23rd अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे नेशनल स्पेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 102। Recently, which of the following organization is building the मैत्री सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? देखो, मैत्री सेतु का मतलब ही यही होता है, फ्रेंडशिप ब्रिज। मैत्री मतलब बंगाली में मैत्री का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप, सेतु का मतलब होता है ब्रिज। तो मैं मैत्री सेतु का मतलब क्या होगा सर? मैत्री सेतु का मतलब होगा फ्रेंडशिप ब्रिज। ठीक है, मैत्री सेतु का मतलब होगा फ्रेंडशिप ब्रिज। तो ये फ्रेंडशिप ब्रिज इंडिया और बांग्लादेश के बीच कौन बना रहा है? वो पीआरओ बना रहा है, एनएचएआई बना रहा है, सीपीडब्ल्यूडी बना रहा है, या फिर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है? देखो, एक क्वेश्चन बेसिक यही बन सकता है कि मैत्री सेतु ब्रिज किन दो कंट्रीज के बीच में? तो ये आंसर तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया एंड बांग्लादेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बन गया कि कौन बना रहा है। तो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कौन बना रहा है सर? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सर आपका मैत्री सेतु ब्रिज बना रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी रिवर पे बन रहा है सर? फेनी रिवर पे चल बन रहा है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे लाई करती है। ठीक है, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, इनके बीच से ये आपका रिवर जा रही है, फेनी रिवर। ठीक है, इस रिवर पे बन रहा है आपका मैत्री सेतु ब्रिज। ये कहाँ से कनेक्ट होगा सर? ये त्रिपुरा से, इधर त्रिपुरा से कनेक्ट होगा। त्रिपुरा में आपका सबरूम नाम की जगह है और बांग्लादेश में रामगढ़ नाम की जगह है। इन दोनों पे ये कहीं आपका सबरूम और रामगढ़ को कनेक्ट करेगा ये मैत्री सेतु ब्रिज। तो जैसे मेनलैंड इंडिया से अगर चीजें बांग्लादेश जाएंगी, बांग्लादेश के थ्रू फिर हम लोग त्रिपुरा होते हुए नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट इसीलिए प्लान कर रही है ताकि अल्टरनेटिव रूट्स डेवलप किए जा सके नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। Which of the following ministry has announced continuation of Northeast Special Infrastructure Development Scheme from 2022 to 2025? ठीक है, एक स्कीम चल रही थी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, वहां के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए। ये 2022 तक की थी, इसको प्रमोट कर दिया गया 2025 तक के लिए। तो सवाल ये है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? तो देखो, ये मिनिस्ट्री जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, एम डोनर भी से कह देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन।
ये बनाई गई है स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और भारत और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का एक और स्कीम चलती है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसको कहते हैं पीएम डिवाइन स्कीम, ठीक है। तो पीएम डिवाइन स्कीम मेन किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। इसी के अंदर सरकार ने ये एक नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की थी। इसको आपका इस साल के बजट में वो इस साल सरकार ने और आगे कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। ये स्कीम पहले 2023 तक थी, अब इसे 2026 तक कंप्लीट किया जाएगा, आगे इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, मेन चीज बस ये दो चार चीजें ध्यान रखिएगा। पीएम डिवाइन स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर चल रहा है, ठीक है सर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द लूनर सरफेस। ये तो सर जस्ट अभी मैंने बताया, तो जिसके तुक्के नहीं लग रहे हैं और जिससे सवाल गलत हो रहे हैं वो इसको अटेम्प्ट कर ले और अपना खाता खोल ले जाते जाते, ठीक है। ये तो सर अभी हम लोगों ने करा ही था सर ये, ठीक है। हाँ जी सर, क्या था आंसर, बिल्कुल अभी जो चंद्रयान 3 जहाँ पे लॉन्च हुआ है, लैंड हुआ है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है, ठीक है। चलिए सर, चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या था, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना लूनार सरफेस यानी मून पर। उसके बाद उस चंद्रयान में से एक रोवर निकलेगा, रोवर एक गाड़ी निकली जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है। ठीक है, चंद्रयान मिशन में जो आपका लैंडर गया था उस लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। उस विक्रम लैंडर में से एक रोवर निकला, एक गाड़ी निकली है, उस गाड़ी का नाम क्या है सर, प्रज्ञान, ठीक है। वो गाड़ी को चलाना है, वहां से कुछ सैंपल कलेक्ट करने, वो जो गाड़ी है उसे उस रोवर को वहां से सैंपल कलेक्ट करने और उनका एनालिसिस करना है कि वहां का आउटर स्पेस का टेम्परेचर कैसा है। थोड़ा सा नीचे ड्रिल करा उसने, क्या कहते हैं, मून के सरफेस पे कि हाइट चेंज होने से किस हद तक टेम्परेचर में फर्क आ रहा है, ठीक है। वहां की सॉइल में मिनरल कंटेंट क्या है, आसपास उसने पानी को भी तलाश करना है, ठीक है। जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो सब करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का, ठीक है सर। चलिए, तो बाकी चीजें एक बार आप पढ़ लेना, ये सारी चीजें आपको इसमें डिटेल में मिल जाएंगी। तो आज यही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग ये अगस्त का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर। फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन किए हैं वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको मई 2023 से करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है। हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स। सर ऐसा है, किसी नए बैच के बदलने से करंट अफेयर्स नहीं बदलता है, करंट अफेयर्स कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। तो मई 2023 का करंट अफेयर्स से शुरू करें, जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट बेसिक के यूट्यूब चैनल पर चले आए, वहां पर आपको मिल जाएंगी। हर एक मंथ का सेपरेट प्लेलिस्ट वहां पे बना के रखा हुआ है करंट अफेयर्स के लिए। और साथ ही साथ पीडीएफ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और अगर एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है और आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो या तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देंगे 9990784642 पे, वहां से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक, ठीक है सर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।